हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 5000 क्वेश्चन अगर आप एसएससी, जेई, एनएलसी और विजाक स्टील के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 5000 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। देखिए, विजाक स्टील, एसएससी, जेई और एनएलसी के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स जितने गेट लेवल में या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फ्रेंड्स, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, फ्लूइड मैकेनिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस होंगे वो 0 लेवल से एडवांस लेवल के, मतलब आपके बेसिक क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चन और मीडियम कैटेगरी के तीनों लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच इज, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कंप्रेसिबल, दूसरा ऑप्शन आपको दिया इनकंप्रेसिबल, तीसरा ऑप्शन इज इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस या इनविस्कड, एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है हैज नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। देखिए, पहले अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूं, आइडियल फ्लूइड होता क्या है। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या रहती है फ्रेंड्स? विस्कोसिटी जीरो रहती है। विस्कोसिटी बेसिकली होता क्या है? विस्कोसिटी बेसिकली जैसे सॉलिड के लिए हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं ना, फ्लूइड्स के लिए वही फ्रिक्शन विस्कोसिटी का काम करता है। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या होगी? जीरो, जिसकी सरफेस टेंशन जीरो होती है, दैट इज सरफेस टेंशन जीरो। विस्कोसिटी जीरो, सरफेस टेंशन जीरो और इनकंप्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। फ्लूइड में बेसिकली लिक्विड और गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। जो गैसेस होती है, गैसेस वो कंप्रेसिबल होती है और लिक्विड को हम लोग इनकंप्रेसिबल ट्रीट करते हैं, इनकंप्रेसिबल अज्यूम करते हैं थ्योरेटिकली। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जिसकी सरफेस टेंशन जीरो होगी, विस्कोसिटी जीरो होगी, वो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है वो कहता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल होता है। बी ऑप्शन में उसने क्या कहा है? इनकंप्रेसिबल है, ठीक है, बी ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है। सी ऑप्शन देखिए कहता है कि इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस या फिर इनविस्कड। नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी भी नहीं है, विस्कोसिटी जीरो, या और दूसरा क्या है? इनविस्कड। बिल्कुल, इनविस्कड फ्लूइड वो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। तो आपको इनकंप्रेसिबल भी मिल रहा है, इनकंप्रेसिबल भी मिल रहा है और विस्कोसिटी भी मिल रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बन रहा है। और डी ऑप्शन में कहता है हैज नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन। डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है कि सरफेस टेंशन जीरो होगी, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट होगा, मोस्ट करेक्ट वो आपका रहेगा सी आंसर, सी, जिसकी विस्कोसिटी भी जीरो होगी, जो इनकंप्रेसिबल होगा। तो यहां पर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? फर्स्ट का आंसर होगा सी। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता क्या है? देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है टाउ इज इक्वल टू में म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। मतलब जो शियर स्ट्रेस होगा वो किसके, इसमें शियर स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, दैट इज योर बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, अगर आप सॉलिड की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, जिसमें हम सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। हम इसमें किस रेट से स्ट्रेन आ रहा है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता चला जाता है। जब आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स, आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता चला जाता है। तो हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में इंटरेस्टेड रहते हैं। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कह लीजिए या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कह लीजिए, एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होता है आपका क्या? न्यूटोनियन फ्लूइड। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ए ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया। बी ऑप्शन कहता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो
क्या होगा, shear stress आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। सी ऑप्शन क्या कहता है, shear stress is directly proportional to shear strain। shear strain नहीं, रेट ऑफ shear strain होना चाहिए था। अगर रेट ऑफ shear strain होता तो सी ऑप्शन आपका ठीक होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन, देखिए मैं ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिल चुका है कि बी आपका राइट आंसर है, लेकिन फिर भी आप बाकी ऑप्शन को चेक जरूर करें एग्जाम में। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से और गलती से बचना चाहते हैं तो आप एक बार चारों ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करो और चौथे ऑप्शन को जो आपने सही अज्यूम किया है कि आपका यही आंसर है, यही करेक्ट है, उस पर फिर टिक मार्क करो। डी ऑप्शन क्या कहता है, shear stress is directly proportional to viscosity। shear stress विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, shear stress रेट ऑफ shear strain के प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखिएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जो भी न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं आपके, जैसे कि वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो इनकी विस्कोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, चाहे वक्त के साथ। इनका जो ग्राफ बनता है फ्रेंड्स आप अच्छी तरह जानते होंगे, shear stress और यहाँ पर होता है हमारा shear strain, du डिवाइडेड बाई dy, और ये स्लोप आपको देता है दैट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपकी चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी का मतलब ही नहीं बनता। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, टोटल 40 क्वेश्चन। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट में कहते हो कि आपको क्वेश्चन सीरीज, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए 5000 क्वेश्चंस जल्दी कवर करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं 40 की बजाय अगली वीडियो में 50, 60, 70, 100 क्वेश्चंस तक करवा दूंगा एक ही वीडियो में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन फिर से क्या कहता है, न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। देखिए ए ऑप्शन की बात अगर करें, इनकम्प्रेसिबल मतलब कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, और नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो रहेगी। विस्कोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो क्या ऐसा होता है, विस्कोसिटी तो आपकी होगी, shear stress इज इक्वल टू में म्यू du डिवाइडेड बाई dy, यहाँ पर विस्कोसिटी आपकी होगी। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका क्रॉस हो गया। विस्कस फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। ठीक, बी ऑप्शन कहता है ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। सी ऑप्शन कहता है कि हाईली विस्कस, विस्कस है तो कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन कहता है कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, डी में फिर से उसने नॉन विस्कस कह दिया कि मतलब उसकी विस्कोसिटी ही नहीं है। ठीक, तो आपकी विस्कोसिटी होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड की एक विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ध्यान रखिएगा विस्कोसिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन देखिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कहती है फ्रेंड्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मैं न्यू से दिखाता हूं, और ये किसके बराबर होती है, म्यू डिवाइडेड बाय रो के, वेयर म्यू इज द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, रो इज द डेंसिटी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, और इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एसआई सिस्टम के अंदर, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी जो यूनिट रहती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और आपकी जो सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सीजीएस में जो इसकी यूनिट होती है वो स्टोक होती है, स्टोक। आपको एसआई और स्टोक में, इसमें मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और स्टोक में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 10⁻⁴ स्ट्रोक, 10⁻⁴ स्ट्रोक मिलकर 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका बनाते हैं। ध्यान रखिएगा 10⁻⁴ स्ट्रोक मिलकर आपका 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका बनाते हैं। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन कहता है डायनामिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, मल्टीप्लाई नहीं है डिवाइड में है। बी ऑप्शन कहता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में कह रहा है डायनामिक विस्कोसिटी को प्रेशर से मल्टीप्लाइड करो, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन क्या कहता है प्रेशर को डेंसिटी से मल्टीप्लाइड करो, डी ऑप्शन भी आपका गलत है। ये होता है विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, दैट इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको बतानी है डायनामिक विस्कोसिटी हैज द डायमेंशन, डायनामिक विस्कोसिटी यानी कि जो म्यू है दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी, इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। कैसे आई बता देता हूँ, shear stress इज इक्वल टू में म्यू du डिवाइडेड बाई dy। आपको इस म्यू की यूनिट निकालनी है तो टाउ dy ऊपर जाएगा और du नीचे आएगा, दैट इज योर म्यू। टाउ की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, shear stress है। ये आपका dy ये डिस्टेंस होता है बेसिकली, तो ये आपका मीटर आ गया। और du ये आपकी वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा,
तो यहाँ से देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये डायरेक्ट याद रखिए। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम की बात अगर करूँ, सीजीएस सिस्टम में होती है आपकी पोइस, ये आपसे पूछी जा सकती है, पोइस इन सीजीएस सिस्टम। रिलेशन आपको पता होना चाहिए फिर से, एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में आपका 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 10 पोइस के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 10 पोइस मिलकर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपका बनाएंगे, यानी कि जो एसआई सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट होती है। ठीक, तो यहां पर उसने क्या पूछा, इसका डायमेंशन बताना है आपको, डायमेंशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए न्यूटन यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिए, m1 L1 T-2 आया कैसे? मास इंटू एक्सेलरेशन आप करोगे तो यहाँ से मास का m, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से mL/T-2 निकल जाएगा। सेकंड के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? सेकंड के लिए आपके पास t हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से m1, l ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर जाकर l-1 हो जाएगा, ml-1, ये -2 पड़ा है, ये +1 पड़ा है, तो ये -1 हो जाएगा, तो ml-1 T-1। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कहता है mLT-2, पहले ऑप्शन में कह रहा है mLT-2, ये देखिए मैच नहीं करता। बी ऑप्शन कहता है ml-1 T-1, ml-1 T-1, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन कहता है ml-1 T-2, टी की पावर में -1 है, -2 नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन में कहता है m-1 कह रहा है डी ऑप्शन में, स्टार्टिंग में ही m-1 है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं फ्रेंड्स 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आ गया आपका पोइस इज द यूनिट ऑफ, पोइस किसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया कि जो पोइस होती है, पोइस वो सीजीएस यूनिट है। पोइस इज बेसिकली सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कह लीजिए या डायनामिक विस्कोसिटी कह लीजिए, बात एक ही है, डायनामिक विस्कोसिटी। देखिए डायनामिक और काइनेमैटिक ये दो अलग अलग वर्ड है, क्यों रखा गया? देखिए डायनामिक विस्कोसिटी और एक है काइनेमैटिक विस्कोसिटी, अभी हमने पढ़ा था काइनेमैटिक विस्कोसिटी, इनके नाम से ही इनका पता चलता है। देखिए डायनामिक विस्कोसिटी में क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसमें आपका फोर्स आ जाता है। काइनेमैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमैटिक में हम लोग फोर्स के बारे में कंसीडर नहीं करते, मोशन के बारे में, कि मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें फोर्स नहीं होता, फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो काइनेमैटिक्स। और डायनेमिक्स में हम लोग फोर्स को कंसीडर करते हैं, कारण को कंसीडर करते हैं कि मोशन का कारण क्या है, कोज ऑफ द मोशन। तो वहां पर देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट में देखिए क्या आता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन यानी फोर्स आ रहा है, इसलिए इसे डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, क्योंकि जब भी फोर्स इन्वॉल्व होगा वो हमारी डायनेमिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स बेसिकली काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक, और यहाँ पर काइनेमैटिक है, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स? काइनेमैटिक में इसकी यूनिट क्या रहती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए कहीं भी फोर्स की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, फोर्स की कोई टर्म नहीं आई, तो यहाँ पर काइनेमैटिक विस्कोसिटी, और इसके लिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? पोइस किसकी यूनिट है? पोइस सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट रहती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन कहता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। काइनेमैटिक विस्कोसिटी की तो स्टोक होएगी, क्या होएगी फ्रेंड्स? स्टोक होती है आपकी काइनेमैटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट। विस्कोसिटी 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज विस्कोसिटी। पोइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर मैं यूनिट की बात करूं, du डिवाइडेड बाय dy होता है। du का मतलब मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वेलोसिटी है, और dy बेसिकली डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ग्राफ आता है, तो y आप सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप shear स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, तो ये आपका dy हो जाता है, ये आपका dy हो जाता है। तो मीटर पर सेकंड, और ये क्या हुआ? मीटर, तो यहाँ से मीटर से मीटर कट गया पर सेकंड, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 6th का सी आंसर हो जाएगा, पोइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। 6th का हमारे पास रहेगा सी आंसर। चलिए फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो ए ऑप्शन कहता है कि जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो इंक्रीज करेगी, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। सी ऑप्शन कहता है कि जो गैस की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी, और डी ऑप्शन कहता है कि गैस की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। अब देखिए
विस्कोसिटी का कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपसे आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और एग्जाम में आने के इसके बहुत चांसेस रहते हैं, चाहे वो एसएससी जेई क्यों ना दे रहे हो आप। विस्कोसिटी देखिए दो है आपके पास, एक है लिक्विड और एक क्या है आपके पास, एक है आपके पास गैस। लिक्विड है, गैस है। जो विस्कोसिटी का कारण लिक्विड के अंदर होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस मेन कारण होता है आपका, मेन कारण होता है लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी का। जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक एडहेसिव फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडहेसिव फोर्स होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि फेविकोल होती है, लकड़ी को चिपका देती है, तो वहां पर एडहेसिव फोर्स है। फेविकोल्स के पार्टिकल्स और लकड़ी के पार्टिकल्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, कोहेसिव फोर्स, मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लिक्विड के लिए कोहेसिव फोर्स कारण बनता है विस्कोसिटी का, और गैसेस के लिए बनता है मोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज। मोलिकुलर मोमेंटम एक्सचेंज, कि जब गैस के जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से टकराएंगे तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो ये कारण होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो गैस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आएगी तो वो ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी जो है म्यू वो इंक्रीज करेगी फॉर गैसेस। ध्यान रखिएगा, विस्कोसिटी जो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी किसकी, गैसेस की। वहीं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स टूट जाएंगे। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव बॉन्ड, जो बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी जो है लिक्विड की वो डिक्रीज करेगी। एग्जाम में ये जरूर देखना कि टेम्परेचर इंक्रीज है या डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी गैसेस की। वहीं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आपसे जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज से ही पूछा जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल गलत है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, डिक्रीज करेगी भाई। ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन कहता है डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सी ऑप्शन कहता है गैस की विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी, गैस की तो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है कि जो गैस की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल सही है, गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बी और डी इसके दोनों आंसर होंगे, 7th का बी और डी। चलिए फ्रेंड्स 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में फिर से पूछा है उसने स्टोक की यूनिट क्या है, स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक किसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स। अब देखिए ए ऑप्शन दे रखा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि न्यूटन पर मीटर। ए ऑप्शन की ये यूनिट होती है, तो ये आपका गलत हो गया। विस्कोसिटी की यूनिट क्या थी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पोइस कब, सीजीएस में। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बिल्कुल सही है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है या तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, या फिर स्टोक इन सीजीएस सिस्टम। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबो, सी में ही हमें आंसर मिल चुका है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, स्टोक होती है। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। टोटल 40 क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो के अंदर, और अगर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं तो अगली वीडियो में हम लोग 50, 60, 70 क्वेश्चंस भी करेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइडिंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग वन पोइस इनटू एमकेएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज। ए ऑप्शन आपको दे दिया 9.81, बी ऑप्शन आपको दे दिया 98.1, सी ऑप्शन आपको दे दिया 981 एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया 0.981। देखो वो क्या कह रहा है, वो कहता है आप वन पोइस को किस में कन्वर्ट करो, वन पोइस को आप कन्वर्ट करो एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस 4 तरह के सिस्टम होते हैं आपके पास, सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, एमकेएस सिस्टम यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, और लास्ट आपका होता है एसआई सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम की ही एडवांसमेंट है, एमकेएस सिस्टम को ही हमने अपडेट किया तो एसआई सिस्टम आया। तो ये 4 तरह के सिस्टम है। वो एमकेएस सिस्टम में कह रहा है पूछने के लिए, देखिए मैंने आपको वन पोइस को
एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना बताया। अगर 1 पोइस को देखिए 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पोइस किसकी यूनिट है? पोइस है आपकी विस्कोसिटी की यूनिट। तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? 10 पोइस के। किसके बराबर है? 10 पोइस के। तो मतलब 1 पोइस कितना हुआ? 1/10, 1/10। तो यहाँ से मुझे एमकेएस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में नहीं करना। तो मैं देखिए पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1/10, जो अभी देखा 10 से डिवाइड कर दिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब एसआई को एमकेएस में कैसे करें? देखिए एसआई सिस्टम में आप लेते हो फोर्स, एसआई सिस्टम में आप जो फोर्स लेते हो, फोर्स वो mg लेते हो, mg, और m के सिस्टम में जो फोर्स होगा वो m होगा। ध्यान रखिएगा, फोर्स जो होता है आपका SI सिस्टम में वो mg के बराबर होता है वेट। m के सिस्टम में आप फोर्स लेते हो m, यानी कि किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स ये लेते हो आप। फोर्स जो रहेगा वो किलोग्राम फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर g नहीं होता। यहाँ पर देखिए आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? पोइस से आपने इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन आपका यानी कि mg। तो आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो जी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप एमकेएस में सिर्फ मास लेते हो। ठीक, यहाँ पर आप फोर्स ले रहे हो, न्यूटन ले रहे हो। फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू में mg तो होता है। तो आपको सिर्फ m चाहिए, g नहीं चाहिए, तो g को भी हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करें? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड 1/10। अगर मैं इसे एमकेएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? 9.81 से डिवाइड कर दूँ। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू आपकी 9.81 है। अब ये एमकेएस में कन्वर्ट हो चुका है। तो फोर्स की जगह, ये न्यूटन की जगह अब आप किलोग्राम फोर्स लिख सकते हो, किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये आपका एमकेएस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से ये कितना बन गया? 98.1, 1/98.1 ये आपका बन चुका है। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 98.1 से डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम है। एक बार आप लोगों के लिए फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं इसे। देखिए आपके पास 1 पोइस है, 1 पोइस, उसे आपको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम के अंदर, एमकेएस। अब 1 पोइस को पहले मैं एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 पोइस को डायरेक्ट एमकेएस में कन्वर्ट करना नहीं आता। मैं एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं। हम नहीं कर सकते 1 पोइस को एमकेएस में डायरेक्टली। 1 पोइस को एसआई में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा। ये कन्वर्ट हो गया एसआई सिस्टम में। विस्कोसिटी की यूनिट, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट, यहाँ पर एसआई सिस्टम, ये किस में है? सीजीएस में। ये हो गई आपकी एसआई सिस्टम में। अब मैं इसे एमकेएस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एमकेएस में जो फोर्स है, फोर्स वो किलोग्राम फोर्स लिखा जाता है, किलोग्राम फोर्स लिखा जाता है। मतलब कि वहाँ पर एम की वैल्यू होगी, जी नहीं होगी। ये न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स, दैट इज mg। तो यहाँ पर mg है, आपको इस g को हटाना है। अगर आप g को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे? g को हटाने के लिए आप इसे g से डिवाइड करते हो, तो ये जो है जैसे ही g से डिवाइड करोगे, न्यूटन बेसिकली क्या? mg, तो g से g आपका कट जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मास। ये मास है, मीटर नहीं है ये मास है। तो आपका किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से g की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। अभी ये इसके डिवाइड में है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.81, जब इसको पूरा करोगे आप तो ये 98.1 आ जाएगा। ठीक, ये 9.81, g इसके साथ में यहाँ लिखा जाएगा ये डिवाइड में। ठीक, तो ये हो जाएगा 98.1। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और मैं आपको बता रहा हूँ एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और इसकी वीडियो कल से अपलोड होगी। फ्रेंड्स अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और मैं पूरा डिटेल्ड कोर्स आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, बीच में क्लासेस स्किप नहीं होगी। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए। सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? देखिए सरफेस टेंशन को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, यानी कि होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। होता क्या है? देखिए जैसे कि मैं अगर इस बीकर की बात करूं जिसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर होगा, कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, तो इसे हर तरफ से पानी मिल रहा है, हर तरफ से पानी मिल रहा है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, यहाँ पर, इसे देखिए नीचे तो इसकी सराउंडिंग में क्या है? नीचे तो इसकी सराउंडिंग में पानी है। ऊपर इसकी सराउंडिंग में क्या है? ऊपर सराउंडिंग में हवा है, एयर है। और नीचे क्या है आपका? ये पानी ले रहा हूँ मैं, लिक्विड वाटर ले रहा हूँ। तो ऊपर हवा आ गई, नीचे पानी, तो इस पर जो है वो फोर्स बैलेंस नहीं होगा। यहाँ जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से
सरफेस टेंशन यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव कहते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसकी वैल्यू होती है। लेंथ क्या रहेगा? सर्क्यूमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्क्यूमफ्रेंस। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ हुआ तो इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर, दैट इज योर सिग्मा। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन पर मीटर। ए ऑप्शन कहता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ए ऑप्शन, ये पर यूनिट एरिया नहीं है, पर यूनिट लेंथ है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सी ऑप्शन कहता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा, तो सी ऑप्शन भी आपका कट गया। और डी ऑप्शन वो आपको क्या कह रहा है? नन ऑफ द अबो। नन ऑफ द अबो नहीं है, बी आंसर है, बी हमें मिल चुका है। ये था 10th क्वेश्चन। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है? गैसेस आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल व्हेन मैक नंबर। गैसेस को हम लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं जब आपका मैक नंबर कितना हो। देखिए यहाँ पर मैक नंबर, पहली बात मैक नंबर होता क्या है? मैक नंबर होता क्या है? देखिए मैक नंबर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैक नंबर। तो मैक नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स। इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, और इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। ये आपका होता है मैक नंबर। मैक नंबर आपका हो गया। देखिए आप इसी को आगे फर्दर क्या कर सकते हैं? इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स होता है आपका रो ए वी स्क्वायर। रो इज द डेंसिटी, ए इज द एरिया एंड वी इज द वेलोसिटी, ठीक। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या होगा? इलास्टिक फोर्स होगा आपका बल्क मॉडुलस या इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, के मल्टीप्लाइड बाय ए लिख दिया मैंने, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये आपका इलास्टिक फोर्स हुआ। रो ए वी स्क्वायर, ये इनर्शिया फोर्स आया कैसे? देखिए रो की यूनिट क्या होगी? रो की यूनिट होगी आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर की 4 अपॉन में मीटर क्यूब और सेकंड। एक मीटर क्यूब से ये कैंसल आउट हुआ तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो ये आपका बन गया फोर्स, फोर्स की यूनिट बन गई। तो आपका रो ए वी स्क्वायर के मल्टीप्लाइड बाय ए, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। अब यहाँ से ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी? मीटर स्क्वायर, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए v का स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? k डिवाइडेड बाय रो, वी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय रो। के क्या है आपका? बल्क मॉडुलस, रो क्या है? डेंसिटी, और बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और इसका स्क्वायर रूट क्या कहलाता है आपका? स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड। तो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का बाहर आके, वी स्क्वायर आपका आ जाएगा बाहर आके वी हो जाएगा, ठीक है। और के बाय रो का स्क्वायर रूट, के बाय रो का स्क्वायर रूट, ये होता है आपका स्पीड ऑफ साउंड। सी से मैं दिखा रहा हूँ, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ये लाइट की स्पीड नहीं है, ये साउंड की स्पीड है, तो ये है स्पीड ऑफ साउंड। तो के बाय रो का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आपका सी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैक नंबर, वी क्या रहेगी? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्लो की वेलोसिटी। सी क्या है? साउंड की स्पीड उसी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड की वेलोसिटी वी है। सी क्या है? साउंड की स्पीड उसी फ्लूइड के अंदर, दैट इज वी बाई सी। ये आपका मैक नंबर है। या फिर आप कह लीजिए इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स का स्क्वायर रूट, या फिर आप कह लीजिए, या फिर आप यहाँ से ये भी कह सकते हो आप कि v अपॉन में k बाय रो का स्क्वायर रूट। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, कोई सा भी तीनों में से फॉर्मूला आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हमसे इसमें पूछा क्या है कि जो मैक नंबर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पर मैक नंबर मैंने बता दिया क्या होता है। तो हम गैसेस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट कब करते हैं? जब मैक नंबर की वैल्यू 0.2 से कम हो, लेस देन 0.2, तब हम गैसेस को क्या ट्रीट करते हैं फ्रेंड्स? गैसेस को हम लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। वैसे गैसेस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है, लेकिन अगर मैक नंबर की वैल्यू 0.2 आ रही है, 0.2 से कम आ रही है, तो उसे हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया, एसएससी जेई के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देखिए पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। कब? देखिए पास्कल लॉ की कंडीशन क्या है? पास्कल लॉ की कंडीशन है कि जब फ्लूइड रेस्ट में हो, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड एट रेस्ट,
तभी जो प्रेशर होगा वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन होगा। तो फ्लूइड एट रेस्ट, पहले ऑप्शन में क्या है लिक्विड एट रेस्ट, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लूइड एट रेस्ट, सी ऑप्शन कह रहा है लेमिनार फ्लो, डी ऑप्शन कह रहा है टर्बुलेंट फ्लो। तो ना तो आपका ए होगा, ना सी, ना डी, फ्लूइड एट रेस्ट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो पास्कल लॉ आपका वैलिड होगा और वो कहता क्या है कि प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट इज आपका फ्लूइड एट रेस्ट, बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स 13th क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू। हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमें क्या कहता है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता क्या है बेसिकली। हाइड्रोस्टैटिक लॉ यहां पर देखिए, ये मैंने लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड आपको वाटर अज्यूम करना है वाटर अज्यूम कर लीजिए। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर है वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे जाते हो ना, नीचे जाते हो, ध्यान रखिएगा आप नीचे जा रहे हो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका, अगर आप यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चले जाते जाओगे तो ये जो फ्लूइड है इसका प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब आप नीचे जा रहे हो। तो आपका प्रेशर जो है वो चेंज होगा, प्रेशर जो है वो हाइट के साथ चेंज होगा और किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्लूइड में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये इस तरफ जाओ, चाहे आप ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन चले जाओ, तब भी आपके फ्लूइड में प्रेशर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, ये होगी डेंसिटी रो जी। तो ये होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग dp अपॉन में dh रो जी। और ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जो आपका dp अपॉन में dh है, dp अपॉन में dh है वो माइनस रो जी के बराबर होता है। माइनस क्यों, क्योंकि अगर आप नीचे जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे, हाइट अगर आप ऊपर जाते हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हो, ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका प्रेशर कम होगा, तो माइनस रो जी। तो यहाँ पर क्या कहता है, ए ऑप्शन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, नहीं डेंसिटी नहीं है, साथ में जी भी है। स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, बिल्कुल अभी हमने यही लिखा है mg अपॉन में v, यानी कि रो जी। सी ऑप्शन वेट ऑफ द फ्लूइड, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13th का हमारे पास बी आंसर होगा। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए। फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद, फ्लूइड स्टैटिक्स किसके साथ डील करती है, फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। ध्यान रखिए फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो आपका फ्लूइड क्या रहेगा, फ्लूइड स्टैटिक्स रहेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि विस्कस, पहले इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट होता है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। बच्चों के कंसेप्ट ट्रिकी भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए मैं प्रॉब्लम क्या रहती है वो भी बताता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है कि विस्कस एंड प्रेशर फोर्स, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या विस्कस फोर्स के साथ डील करता है। देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब फ्लूइड एट रेस्ट है, फ्लूइड एट रेस्ट, जो फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो उसके पास विस्कोसिटी होगी। ध्यान रखिएगा फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी। ऐसा नहीं है कि फ्लूइड जब मोशन में होगा तभी विस्कोसिटी आएगी, नहीं, फ्लूइड अगर रेस्ट में है तब भी उसके पास विस्कोसिटी होगी, लेकिन अगर वो रेस्ट में है तो विस्कस फोर्स नहीं आएंगे। जब तक फ्लूइड मूव करने की कोशिश नहीं करेगा तब तक उसके अंदर कोई विस्कस फोर्स नहीं आने वाला। अगर वो रेस्ट में है तो कोई विस्कस फोर्स नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन आपका कट गया कि जो आपका विस्कस फोर्स है वो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में फिर से कह रहा है विस्कस एंड ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स नहीं आ सकता, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, मतलब जैसे मैं इसकी बात करूं, यहां पर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है तो इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल। प्रेशर फोर्स जो एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होगा वो भी उस पर लग रहा होगा, आसपास की जो हवा है वो भी तो प्रेशर लगा रही होगी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो भी इस पर लग रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ग्रेविटी का फोर्स भी होगा और प्रेशर फोर्स भी होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन कहता है कि जो सरफेस टेंशन और ग्रेविटी फोर्स उस पर लग रहे होंगे, सरफेस टेंशन और ग्रेविटी फोर्स। डी ऑप्शन भी आपका काफी हद तक सही है। डी ऑप्शन में क्या है, देखिए ये जब फ्लूइड है तो इसके अंदर सरफेस पे सरफेस टेंशन क्यों होता है, सरफेस टेंशन आता है आपका कोहेसिव फोर्सेस के अनबैलेंस होने की वजह से। ध्यान रखिएगा ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अनबैलेंस स्टेट में है,
ठीक। तो अगर फ्लूइड स्टैटिक्स में है, फ्लूइड रेस्ट में है, सरफेस टेंशन लग रहा होगा, बिल्कुल सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा होगा। लेकिन एक ध्यान रखिए, सी और डी में आपको एक ऑप्शन चुनना है। सी और डी में अगर ये फ्लूइड कैसा हो जाए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका डी आंसर क्यों नहीं है, कि सरफेस टेंशन भी तो लग रही है जब वो फ्लूइड रेस्ट में है, बिल्कुल लग रही है। लेकिन अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूं, आइडियल फ्लूइड के केस में सरफेस टेंशन नहीं होती। आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन नहीं होगी, सरफेस टेंशन नहीं होगी तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी नहीं लगेगा। तो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं होगा, तो हमारे पास जो मोस्ट करेक्ट आंसर आएगा वो 14th का सी रहेगा, ग्रेविटी एंड प्रेशर। क्योंकि फ्लूइड चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स भी लगेगा, उसके ऊपर सराउंडिंग का फोर्स भी लगेगा। ठीक, आइडियल फ्लूइड के केस में सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। ठीक, आइडियल फ्लूइड होगा तो उस पर ग्रेविटी फोर्स भी होगा, प्रेशर फोर्स भी होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा। तो हमारे पास सी आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी अगर डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा या आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन, गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू। गेज प्रेशर किसके बराबर होता है? देखिए गेज प्रेशर होता क्या है, यहां पर देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। ये मेरा है जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम, जीरो प्रेशर लाइन। यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा मैं टर्म्स डिस्कस नहीं कर रहा, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स लेकर आऊंगा उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहां पर मैं बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वो होता है आपका गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सपोज कीजिए आपका 1 बार है, 1 बार, तो आप एक बार से ऊपर जितना भी जाओगे ना वो आपका गेज प्रेशर कहलाएगा। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर प्रेशर है 1.3 बार, और मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये 1 बार की लाइन है और ये 1.3 बार की लाइन है, ये प्रेशर है आपका। बेसिकली यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इस पॉइंट पर 1.3 बार है। अगर मैं पूछूं गेज प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ऊपर जाओगे, 1 बार एटमॉस्फेरिक है, ऊपर कितना गए 0.3, 1 में 0.3 ऐड करोगे तो 1.3, तो गेज प्रेशर आपका कितना हो गया 0.3। एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत इजी है, मोस्टली बच्चों को पता रहता है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, P एब्सोल्यूट किसके बराबर होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज। ठीक, या फिर P एब्सोल्यूट का दूसरा फॉर्मूला P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर की नेगेटिव टर्म। मतलब आप ये जो एटमॉस्फेरिक लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना, इससे नीचे कितना आते हो। गेज प्रेशर में आप ऊपर कितना जा रहे हो, नेगेटिव, इसमें वैक्यूम प्रेशर में आप नीचे कितना जा रहे हो, तो वो आपका वैक्यूम प्रेशर होता है। ठीक, तो P एब्सोल्यूट P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम, और P एब्सोल्यूट P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज। तो यहाँ पर वो गेज प्रेशर पूछ रहा है, तो ये वाली टर्म P गेज उसने पूछा है ना, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर आ जाएगा। तो P गेज इज इक्वल टू में P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर। तो ये आंसर आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास 15 का देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक करना है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखिए, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। सी में वैक्यूम प्लस एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में वैक्यूम ऐड नहीं करना, ये भी आपका गलत है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो 15 का हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 16th क्वेश्चन देखिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड्स इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। वाटर कॉलम की टर्म्स में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है कितना होता है। देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपके पास रो जी एच, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही आया हमारे पास निकल कर। प्रेशर इज इक्वल टू में रो जी एच, वो वाटर के टर्म्स में पूछ रहा है, वाटर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, रो की वैल्यू, वाटर की जो रो होगी वो होगी आपके पास 1000, वाटर की जो रो होती है वो आपके पास होती है 1000, मल्टीप्लाइड बाय जी होता है 9.81, और एच आपको निकालना है। जब आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 10.3 मीटर निकल कर आएगा। 10.3 मीटर ये पानी के लिए निकल कर आया, वाटर के लिए। अगर मैं इसी को मर्क्यूरी के लिए निकालता हूँ, मर्क्यूरी के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, मर्क्यूरी के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर 1.01325 इंटू 10⁵
दैट शुड बी इक्वल टू, मैं रो का फॉर्मूला, रो होता है मर्क्यूरी के लिए 13600 और जी होती है 9.81 और मल्टीप्लाइड बाय एच, तो यहाँ से एच निकलता है 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 760 mm। तीनों मैंने आपको बता दिए, तीनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। 0.76 मीटर, 76 सेंटीमीटर और 760 mm, आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो मर्क्यूरी के लिए, ये मर्क्यूरी के लिए है, Hg के लिए, ठीक। पानी के लिए कितना आया 10.3, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। पानी के लिए कितना आंसर होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर 10.3 मीटर। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इज इक्वल टू, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसी भी प्लेन सरफेस पर कितना होगा। नीचे आपको दे रखा है ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, एच क्या है, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए इसे। ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने कोई भी लिक्विड, पानी चाहिए आपको, पानी एज्यूम करना है, पानी एज्यूम कर लीजिए, ठीक। इस कंटेनर के अंदर मेरा यहाँ पर एक सरफेस पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सरफेस पड़ा हुआ है। इस सरफेस ने क्या किया, इस पानी को उसकी जगह से हटा दिया, ठीक। इस पर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया, रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए। एच क्या है यहाँ पर, एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इस स्पेसिफिक मटेरियल का, ये जो मटेरियल आपने डाला इसका एरिया, ठीक। और एच क्या रहेगा, इस फ्री सरफेस से, ये होता है आपका फ्री सरफेस, और ये होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पर बॉडी का नेट मास, जो आपका बॉडी का जो नेट मास होता है वो वहां पर उस पॉइंट पर लग रहा होता है, वहां पर होता है आपका इस पूरी की पूरी बॉडी का नेट मास, ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आप एच से लिखना है, एच से लिखो, जनरली बुक में एच बार से लिखा होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रखा है एच से। एच लिखा हुआ है इन्होंने कि डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस, ये डेप्थ इस सरफेस की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से लेकर फ्री सरफेस तक का फ्री सरफेस की डेप्थ आपकी क्या है, एच है। तो इतना होता है आपका क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स। तो अब देखिए यहाँ पर W इन्होंने मेंशन नहीं किया, W मेंशन होना चाहिए। W है आपका स्पेसिफिक वेट, ध्यान रखिए स्पेसिफिक वेट आपका W, तो वो कितना होता है, रो जी mv अपॉन में जी, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि mg अपॉन में v, मास अपॉन में वॉल्यूम यानी कि रो जी, यही होता है आपका स्पेसिफिक वेट। तो इस स्पेसिफिक वेट को मैं W से दिखा रहा हूँ, W मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो WH एरिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ऑप्शन दिखा रहा है WAH बार। देखिए यहाँ पर मिस्टेक्स क्या है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में उसने H बार से रिप्रेजेंट कर रखा है, ऑप्शन में H बार से रिप्रेजेंट कर रखा है, और नीचे जो दे रखा है H से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर मिस्टेक है, गलती पकड़िए यहाँ पर। तो आपके पास बी ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, डी ऑप्शन में साइन थीटा आ गया है, और सी ऑप्शन में हाफ आ गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। अब देखिए 18th क्वेश्चन, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज, वो क्या होगा। अब इसको फिर से ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर कितना, रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाय ए। ये मेरा लिक्विड है, यहाँ पर मेरी एक बॉडी पड़ी हुई है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। ये मैंने फ्लूइड डाल दिया इसके अंदर, इसकी जो हाइट है, हाइट यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एच बार से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स लगेगा रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाय ए, इतना प्रेशर फोर्स आपका लगता है। लेकिन ये फोर्स लगता कहाँ पर है, फोर्स किसी पॉइंट पर लगता है, और जिस पॉइंट पर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स लगता है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसे कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर, जहाँ पर ये एक्ट करता है। और ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पर कुछ नीचे लगेगा, कितना नीचे लगेगा वो कैलकुलेशन से पता लगेगा, बट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगेगा क्या, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे क्यों लगता है, ऐसा क्यों है, देखिए होता क्या है, जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बिल्कुल यहाँ सेंटर पर, सेंट्रोइड पर मिल रही है। क्यों, क्योंकि जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने अज्यूम किया हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या पॉइंट सेंटर पे आएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो आपका जो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ प्रेशर फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर की तरफ। ऊपर वाले सरफेस पे इतना प्रेशर फोर्स नहीं लग रहा होगा जितना कि नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहां पर देखिए ए ऑप्शन कह रहा है अबोव द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्लेन सरफेस इमर्ज इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर आपने एक प्लेन सरफेस को इमर्ज कर रखा है, उस पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा अबोव द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस, अबोव नहीं होगा बिलो होगा। ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन कहता है एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी नहीं लगेगा, वो थोड़ा नीचे लगेगा, तो बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कहता है बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, बिलो द सेंटर, हाँ जी बिल्कुल सही, सी इज द बिलो द सेंटर। डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबोव, तो हमारे पास सी आंसर आ चुका है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 18th क्वेश्चन। अब देखते हैं फ्रेंड्स 19th क्वेश्चन क्या कहता है।